नमस्कार। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं आज हिसार के खांडाखेड़ी गांव में। और यहां पर मैं आपको मिलवाऊंगा एक पुलिस वाले किसान से। जी हां, पुलिस वाला किसान जो अपने खेती को समझने के लिए उसने करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की होगी हिंदुस्तान के अंदर। पुलिस वाला किसान जिसने अपने खेत पर करीब 35,000 किसानों को ट्रेनिंग दी है और उस ट्रेनिंग में हिंदुस्तान के हर राज्य के किसान मौजूद रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस खेत में हम बैठे हैं ये खेत मात्र 1.25 एकड़ का है, 1.25 किले का है। कुल मिलाकर उनके पास करीब 4 किले के आसपास लैंड है जो और दूसरी जगहों पर है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पड़ोस में यहाँ हल्दी है, यहाँ पुलिस वाला किसान ये उनका अमरूद है, यहाँ पर नींबू है। और फिर अब सीधे आप आइए जो विक्रम सिंधु हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और विक्रम सिंधु से सबसे पहला सवाल ये कि ये जो 1.25 किला ज़मीन है, इस 1.25 किले में कितने पेड़ हैं, कितने तरह के हैं, बाउंड्री पर क्या है और कुल मिलाकर खेती पर यहाँ किस तरह से करते हैं, और इस 1.25 एकड़ की साल भर की इकोनॉमिक्स क्या है। ये जो हमारा 1.25 एकड़ का खेत है, इसको खेत ना कहकर हम प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम वो तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमारे को पूरे हिंदुस्तान के किसानों से सीखने को मिलते हैं। भाई यहाँ काली मिर्च हो सकती है या नहीं हो सकती, हल्दी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपको शुरुआत बताऊं, हमने ज़मीन के नीचे वाला हिस्से को भी यूज़ किया कंद वाली फसलों के लिए। ज़मीन का ऊपर 2-2.5 फुट का हिस्से को अलग तरह से यूज़ किया, जिसमें आप देख रहे हो भाई हम मूंग ले लेते हैं, चना ले लेते हैं, उससे ऊपर 7, 8, 10 फुट तक आपका अनार है, अमरूद है, पपीता है, नींबू है, मौसमी है, इस तरह की फसलें हम यहाँ ले लेते हैं। और जो हमारी खेत की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर हमने लगाए हैं जी टिम्बर प्लांट। टिम्बर प्लांट 2-3 तरह के हैं। टिम्बर प्लांटों के साथ साथ हमने करौंदा लगाया है, गुलाब लगाए हैं, गेंदा लगाया है। नीचे हम गाजर, मूली, शलगम, आलू, प्याज और आपकी अरबी, हल्दी, इस तरह की कंद वाली फसलें लेते हैं। उसके ऊपर हम मूंग, मसर, अरहर, दलहन, एक तरह से दलहने वाली सब्जियां लेते हैं जी। और साथ के साथ हमने लगभग 40 तरह के अमरूद, अनार, नींबू, मौसमी, बेर और मोरिंगा के पौधे हैं जी हमारे पास। मोरिंगा जो हवा की 78% नाइट्रोजन को उसकी जड़ा में नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है, वो जड़ में पहुंचा देता है। वो हमारे पर्यावरण को भी ठीक रखता है, ज़मीन को भी ठीक रखता है। और उसकी पत्ती से लेकर जड़ तक की कोई भी चीज़ अगर मानव या पशु यूज़ करेगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मैं आपको दिखाया है विक्रम सिंधु को, जो पुलिस में नौकरी करते हैं लेकिन एक स्मार्ट किसान हैं। और यहाँ पर आपने जो जैविक खेती और इसको ऑर्गेनिक पर शिफ्ट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं कि 3 साल 4 साल लगते हैं केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट होने के लिए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा, 3 साल 4 साल भलाएं 10 साल लगा दो, जो प्रॉपर तरीके से हम ऑर्गेनिक की बात करें वो तो तब भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो रासायनिक किसान है। हमारी खाल में जो पानी आ रहा है वो हजारों एकड़ से मूव करता हुआ आ रहा है। वहाँ भी लोग राउंड अप का स्प्रे करते हैं घास फूकने के लिए, वो पानी हमारा खेत में आ रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस तो रहेगी। चारों तरफ हमारा रासायनिक किसान है, वो डिस्टर्बेंस रहेगी। मैंने जो इन 12 साल में हिंदुस्तान के जाने माने किसान, चाहे वो सुभाष पालेकर जी हो, भारत भूषण त्यागी जी हो, दीपक सचदे जी हो, सुभाष देसाई जी हो, इन सब से जो सीख के और जो कंक्लूजन निकला है जी, वो मैं बताऊंगा आपके माध्यम से।
भाई कोई भी रासायनिक खेती करने वाला किसान अगर जैविक की तरफ मूव करना चाहे तो वो सबसे पहले तो अपने खेत में तुलसा लगाए, तुलसा, और उस तुलसा को 1.5-2 फुट की जब वो हो जाए तो उसके अंदर ही मल्च कर दे। सबसे पहला कदम ये। उससे अगला कदम वो देसी गाय का तैयार गोबर 7 या 8 ट्रैली अपना 1 एकड़ के खेत में डाल ले, जिससे उसकी जमीन उसको भरपूर पैदा देने के लिए सक्षम हो। उससे अगला स्टेप है जी, जब वो अपनी फसल, कोई भी फसल हो, वो जब वो फसल लगाए तो बीज उपचार करे। बीज उपचार करने के बाद जब वो फसल को लगाए तो उचित दिशा और दूरी का नियम, ये सबसे अहम है जी, जो हमारी हरित क्रांति के बाद हमने खो दिया इसको। उचित दिशा और दूरी का नियम क्यों जरूरी है? ताकि पूरा तो प्रकाश पौधे पे पड़े और पूरी हवा उसको मिले। जैसे गेहूं 1 फुट बाय 1 फुट, सरसों 4 फुट बाय 4 फुट, नरमा 5 फुट बाय 5 फुट, आपका ईख, गन्ना 4 फुट बाय 4 फुट भी हो उसका, 5 फुट बाय 5 फुट भी हो उसका। ये उचित दिशा और दूरी का नियम पालन करने के बाद उससे अगला स्टेप है जी, जब हम किसी खेत में पानी लगा के पड़े करके फसल को बोते हैं तो 30 दिन की नमी उस खेत में होती है। तो सिंचाई का भी ध्यान रखें, 30 दिन से पहले सिंचाई ना लाएं करें। सिंचाई अगर आप जल्दी करोगे तो आपके खेत में खरपतवार उगेंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होएगा, आपकी जो फसल है उसका रंग हल्का पीला पड़ जाएगा। तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको डिस्टर्ब करेंगे, भाई इसमें खाद डाल दे नहीं या फसल खत्म हो जाएगी। लेकिन वो फसल खत्म नहीं होती, वो नेचुरल प्रोसेस है। जब आप उसको फल्ड इरिगेशन से खेत को भरोगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आपका फसल में हल्का पीलापना होगा। 30 दिन तक पानी ना दें ताकि वो आपकी फसल और खरपतवार में मेंटेनेंस बना रहे ठीक ठाक। उससे अगला कदम है जी, हमने हर 15 दिन बाद अपनी फसल पर स्प्रे करना है। और वो 15 दिन कौन से हों? अमावस और पूर्णिमा का एक सर्कल हमने बनाना है, क्योंकि अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन से 1 दिन पहले, दिन के दिन और 1 दिन बाद, जो ये 72 घंटे का टाइम पीरियड है, इस 72 घंटे में कीट पतंगियों का मीटिंग टाइम है ये। अगर हमने स्प्रे के माध्यम से उन कीट पतंगियों के मीटिंग टाइम को डिस्टर्ब कर दिया तो उनकी वंश वृद्धि रुक जाएगी। वंश वृद्धि रुकेगी तो हमारी बीमारी कंट्रोल में होगी। आपने इसको अनुभूत किया? जी बिल्कुल, हमने इसको अनुभव किया है और पिछले 3-4 साल से अनुभव कर रहे हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। और जो 15 दिन बाद हम स्प्रे करते हैं, वो किसान को ये ध्यान में रखना, गो कृपा अमृत का बैक्टीरियल कल्चर का स्प्रे करना हमने। गो कृपा अमृत में तमाम तरह के बैक्टीरिया जो आपके फंगस को कंट्रोल करेंगे, इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, बढ़वार करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, वो तमाम तरह के बैक्टीरिया गो कृपा अमृत में हैं। अगर आपको लगता है कि अपने फसल को कीट पतंगों से बचाना है तो इसके लिए 2 दिन याद रखें, पूर्णिमा और अमावस्या, उसका पहला दिन और दूसरा दिन उसके आगे का दिन, मतलब 72 घंटे में से कभी भी आप एक बार अगर स्प्रे करते हैं तो आप जो जीवाणु है, जो कीट हैं, उन कीट के मीटिंग टाइम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आप अगर आपने पलेवा की है और फसल को बोया है तो 30 दिन तक कम से कम खेत को पानी ना दें, तो आप 2 चीज़ से बच सकते हैं। उसमें खरपतवार नहीं ज़्यादा पैदा होगा, साथ में उसका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा। और उचित दूरी की अगर मैं बात करूं तो इसी 1 किले में, अगर 1.25 किले में मैं देख रहा हूं, तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो सारी फसलें जो हैं या पेड़ भी ये उत्तर दक्षिण दिशा में बोए गए हैं। ये इसीलिए बोए गए हैं जी ताकि सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से पड़े, ज़्यादा टाइम तक पड़े, और जो हवा चलती है पिरुआ पिछुआ, वो हवा इनको पूरी मिले, मतलब एक दूसरे की टक्कर ना बने। एक मजे की बात और है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर नीचे गेहूं भी बोया गया है, गेहूं का समय है। गेहूं का 2 बीज एक जगह और फिर 1 बाई 1 फीट पर, मतलब अगर कुल मिलाकर के 1 फीट बाद जो है 2 गेहूं हैं, दूसरी तरफ भी जो है 1 फीट पर हैं, 1 फीट पर हैं। ये हम जबकि गेहूं को बुर्री मार करके ऐसे बोते हैं, तो इसमें और इसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं? प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है जी। ये 1 फुट बाय 1 फुट पे गेहूं लगाने का हमारा बड़ा वैज्ञानिक आधार है। एक तो जो दिशा और दूरी है वो मैनेज होगी, दूसरा
जैविक खेती में खरपतवार को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है जी, हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे हम खरपतवार को कंट्रोल कर लें। तो जब हम ऐसे छांट लगा के गेहूं बोएंगे तो वो बीज इधर उधर डिस्टर्ब मतलब आगे पीछे पड़ेंगे, हम उसकी निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर हमने 1 फुट बाय 1 फुट पे गेहूं बोया है तो इसके बीच से अगर खरपतवार हो जाता है तो हम बड़े अच्छे तरीके से हाथ से चलने वाले औजार से या फिर कसी कसोले से इसकी निराई गुड़ाई कर देंगे। बिल्कुल। तो आपने इस 1.25 किले की कुंडली को समझने की कोशिश की है। यहाँ से जो चीज़ें तैयार होती हैं वो प्रोसेसिंग में जाती हैं और यहीं पर कहानी नहीं रुकती है। बहुत रुचिकर, बहुत दिलचस्प बातें हैं जो आगे भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये ड्रिप इरिगेशन के पाइप हैं, केबल्स हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे विक्रम सिंधु से कि यहाँ पर ये जो पाइप हैं उनको वो किस रेट में यहाँ से किसानों को देते हैं। जी देखिए, हम किसानों को कुछ भी नहीं बेचते। ये जो पाइप रखे हैं ये अभी जून जुलाई में जो पीछे हमारी बरसात का सीजन गया उसमें हमने टॉफी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्री इन इंडिया उसके साथ मिलकर, और ये कंपनी है बालसन कंपनी, इन्होंने हमारे जैविक किसानों को 300 एकड़ में बिल्कुल निःशुल्क 100% सब्सिडी पे ड्रिप इरिगेशन उपलब्ध कराई है, पौधे टॉफी ने उपलब्ध कराए हैं। तो लगभग आप ये मान कर चलो भाई 300 एकड़ में एक पूरा का पूरा मॉडल हमने किसानों को बिल्कुल निःशुल्क तैयार करके दे दिया। जमीन किसान की है, मेहनत किसान की है, पौधे टॉफी ने दे दिए, ड्रिप इरिगेशन बालसन कंपनी ने दे दी। आप समझ गए, 300 एकड़ जमीन में फलदार पौधे ये निशुल्क उपलब्ध कराए हैं घोषित रूप से विक्रम सिंधु ने अपनी जो उनके नेटवर्क है उससे, और ये बालसन कंपनी का जो ये स्पॉन्सर्ड एक तरह से 300 एकड़ का ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, ये बहुत सारे किसानों को यहाँ से पूरी तरह से घोषित रूप से निशुल्क दिया गया है, 1 पैसा लिए बगैर। अगर आप, शर्त ये है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे एक गाय से कितनी आय हो सकती है। इस गाय से यहाँ पर धूप भी बन रही है, इसी गाय से उसका जो गोबर है उससे यहाँ समीधा बन रही है, यही गाय जो है उसी से यहाँ पर साबुन बन रही है। यहीं पर आप देखेंगे तो इसी गाय के गोबर से ये बेस लेते हुए यहाँ पर हवन सामग्री बन रही है। मतलब अगर आप एक गाय के, मात्र एक गाय के गोबर की आय को अगर उसे प्रोसेस करें, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, तो आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि आप एक गाय से कितनी आय ले सकते हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन शायद विक्रम सिंधु आप लगा सकते हैं, हमें बता सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे समाज में एक भ्रम है भाई भैंस पालो गाय मत पालो, गाय दूध कम देती है। मैं ये कहता हूँ जी दूध को भूल जाओ, आप उसके गोबर और गौमूत्र की अगर गणना करोगे वो 4 भैंसों के बराबर पड़ेगी। बिल्कुल। यहाँ पर ये चट्टा लगा हुआ है, बोतलें हैं। विक्रम जी ये किस लिए है? ये गौमूत्र के लिए हैं जी। ये बोतलें हम गौमूत्र भरकर किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। बाबा रामदेव जी ने भी, और लोगों का भी अब संशय टूट चुका है, वो हर सुबह 2 ढक्कन गौमूत्र के लेते हैं। और हमारे 3rd स्टेज 4th स्टेज का जो कैंसर है वो भी लोगों ने गौमूत्र का अर्क पी के ठीक किया है। तो ये गौमूत्र भी हम अपनी गाय का किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं जी। इसके बारे में बताइए। ये दाल मिल है जी, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसर की दाल, तमाम तरह की दालें हम इसी दाल मिल से निकालते हैं और इन जो प्रोसेस करके वो आगे लेकर जाते हैं। खास बात यह है क्योंकि यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर भी इसको रखा गया है, और जब प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर रखा गया है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी है कि 10 किलोवाट का यहाँ पर सोलर का कनेक्शन भी यहीं पर है, और ये जो सोलर का कनेक्शन है ये मल्टीपर्पज़ है। ये यहाँ पर इस प्रोसेसिंग यूनिट को भी यही चालू करता है। ख़ास बात यह है कि प्रोसेसिंग यूनिट पर या इस पूरे के पूरे कैंपस में ये एनर्जी के मामले में ये पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस है। यहाँ पर कोई एक भी पैसा बिल का नहीं देना होता है। अब ये मशीनरी का कैंपस है, इसको आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये मिल्किंग मशीन है। बिल्कुल, हमारे पास गाय हैं। उन गायों का जब हमारे पास बंदों की कमी हो, वैसे यूज़ नहीं करते जी। जब हमारे पास बंदों की, दूने वाले बंदों की कमी हो, जब हम इस मशीन का यूज़ करते हैं।
यहाँ पर इंजन है, ऑल्टरनेटर है, इसका उपयोग आप किस लिए करते हैं? जब हमारे को इमरजेंसी में बिजली की ज़रूरत पड़ती है जी। ये पीछे जो आप देख रहे हैं 10 किलोवाट का सोलर एनर्जी का सोलर इन्वर्टर है। फिर भी कभी कभार हमारे किसान साथी ज़्यादा हो जाए या फिर हमारे को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब हम इस जनरेटर का यूज़ करते हैं जी। और यहाँ पर ये बैटरी का पूरा सेटअप है और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। और इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बल्क मिल्क कूलर है। यहाँ तक तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन विक्रम जी एक बार आप यहाँ पर ज़रूर बताएं कि ये जो है ये यहाँ पर क्या है। ये कि दो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। ये कंबाइंड राइस मिल है। इस हिस्से से हम धान से चावल निकाल सकते हैं, दलिया बनाएं या दाल बनाएं। अलग अलग जाली हैं इसमें। जब कभी हमारे को फास्ट काम करना हो तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। सिंगल मोटर पर ऑपरेट होता है। ये चलाओ तो ये सिर्फ ये लीवर चेंज करना है हमारे को तो ये चल पड़ेगा। अगर ये चलाना है तो लीवर को इस साइड कर दो, ये चल पड़ेगा। तो ये 2 तरह का कंबाइंड राइस मिल है जी। लगभग 44-45 हज़ार का कंबाइंड राइस मिल है जी। ये हर एक स्टेट पे 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इतना ही में मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर ये भी एक मशीन दे रही है, चाफ कटर जैसा। चाफ कटर है जी। ये जो आपने देखा है मोरिंगा, ड्रम स्टिक या फिर सहजन बोलते हैं, इसकी डंडियों को हम अपने गाय को खिलाते हैं। इसको हम अपना गंडासा के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। गंडासा चाफ कटर एक ही बात है जी। ये इस तरह यूज़ करते हैं हम इसको। ये है हाथ वाली चक्की, इसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं। दाल भी बन जाती है इसमें और आटा भी बना रहता है इसमें। ये बताया गया है भाई पौष्टिकता यों की यों बनी रहती है इससे। ऊपर वाला जो पत्थर है इस पे बैरिंग लगा रखे हैं हमने। अगर आप इसको देखोगे तो ये है जी बैरिंग। ये बैरिंग है, ये बैरिंग है। इसके ऊपर ये घूमता है बड़ी आसानी से, तो इतना जोर नहीं लगता। ये आराम से इसको अपनी गृहिणी चला सकती है और आप हमारे जैसे लोग भी इसको चला सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का बीज, और बीज से बाजार तक की यात्रा कैसे पूरी होती है ये फिर आपको दिखाएंगे। ये विक्रम का बीज बैंक है। यहाँ पर कितनी तरह के बीज हैं और उसमें स्पेसिफिक क्या है ये भी हम एक बार जानते हैं। लगभग 30 तरह के बीज हैं जी, जिसमें अनाज, दालें, सब्जियां और मिलेट्स, 500 तरह की मिलेट्स। ये हमारे पुराने बीज थे जो जिनकी गुणवत्ता ज़्यादा थी, प्रोडक्शन भले ही कम हो। सोना और लोहा में कंपेयर कर सकते हो आप। ये वो बीज हैं जो हमने पूरे हिंदुस्तान के चुनिंदा किसानों से इकट्ठे करके और यहाँ छोटे पाउच बनाकर अपने किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। जिसने ज़्यादा मात्रा में चाहिए उनको पैसा में उपलब्ध कराए हैं जी। विक्रम के खेत में जो हल्दी उगती है वो हल्दी पैक होती है, अलग अलग तरह की पैकिंग में पैक होती है। यहाँ छोटी पैकिंग भी हैं, बड़ी पैकिंग भी हैं और बड़ी पैकिंग भी यहाँ पर हैं जो आपने देखी हैं। 30 तरह के बीज कम से कम उनके अपने खेत पर पैदा हुए बीज हैं। सभी बीज देसी हैं और बीज से लेकर बाजार तक की जो यात्रा है, जिस यात्रा के अंदर आप देखेंगे कि उनकी अपनी दुकान है, किसान की दुकान है, जिसे आप फार्म आउटलेट कह सकते हैं। खेती के साथ में बीज प्रोसेसिंग यूनिट, और ये यात्रा समाप्त होती है किसान की उस दुकान पर जहां पर सारे कृषि उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट के रूप में पैकेजिंग होने के बाद में इस फार्म आउटलेट पर रखे जाते हैं। कितने तरह के यहाँ पर कृषि उत्पाद हैं। कुछ किसान भी हैं जो बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनका भी कोलैबोरेशन साथ में रहता है। इसमें लगभग अनाज, दालें, मसाले, घी, गुड़, शक्कर, खांड, अचार, मुरब्बे, चटनी, इस तरह से लगभग दूध को छोड़कर हमारी रसोई की सारी चीज़ें जो यहाँ उत्तर भारत में पूरी हो जाती हैं वो हमने पूरी करने की कोशिश करी है। इसमें जो हमारे साथ पिछले कई सालों से हमारे विश्वसनीय साथी जुड़े हुए हैं उनके उत्पाद भी हैं जो अमूमन हर कार्यक्रम में यहाँ लेकर आते हैं, आपस में चेंज भी कर लेते हैं। बाजरा उगाने वाला किसान चावल वाले से चावल ले जाता है, चावल वाला बाजरे वाले से बाजरा ले जाता है, और बची हुए चीज़ों को यहाँ हम प्रोसेस करके पैक करके, और इसके बीच में ये जो आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे, ये लैब है जी।
ये NDRI करनाल के मार्गदर्शन में लगाई है हमने, कोई लंबी चौड़ी लैब नहीं है, लेकिन ये इतना हमारे को बता देती है भाई ये ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। इस लैब से निकलने के बाद जो उत्पाद हम आगे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं वो यहाँ हम पैक कर देते हैं। जनवरी 2022 में हमने ये जहर मुक्त उत्पाद जब भी खाएं किसान का धन्यवाद करें ये शुरुआत करी थी। लगभग 41 लाख का आसपास का सामान हमने इस छोटे से आउटलेट के माध्यम से जंगल में बैठ कर बेच दिया। जी बिल्कुल, ये लोग अवेयर हुए हैं जी कोरोना के बाद, और आप यकीन नहीं करोगे आउट ऑफ इंडिया से जो हमारे भारतीय NRI वहाँ रहते हैं वो यहाँ आते हैं और अपना राशन साथ में लेकर जाते हैं। क्या बात जी, मतलब ये जो किसान की दुकान है ये केवल भारतीयों को ही यहाँ से शुद्ध अन्न और खान पान नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया भर के 3-4 देश ऐसे भी हैं जहाँ से यहाँ पर आने वाले लोग जब वापस जाते हैं तो अपना पूरा राशन किसान की इस दुकान से लेकर के जाते हैं। और इस तरह से थोड़े से दिनों में करीब 40 लाख रुपए का जो सामान है, कृषि उत्पाद है, वो यहाँ से बेचा गया है। और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये चीज़ें दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ें। हिसार के खांडा खेड़ी में विक्रम सिंधु का जो एक खेत है, ये खेत जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण केंद्र भी है। और इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ करीब 35,000 लोग अभी तक जहर मुक्त खेती कैसे करें इसका प्रशिक्षण ले चुके हैं, सीख चुके हैं। और यहाँ आए दिन जो किसान हैं, आस पड़ोस के भी किसान हैं, वो आते रहते हैं। मैं आराम से खेतीबाड़ी नॉर्मल तरीके से करता था जैसे और लोग करते हैं। मैंने यूट्यूब के जरिए देखा एक बार कि विक्रम सिंधु खांडा खेड़ी से कोई जहर मुक्त प्रशिक्षण केंद्र कर रहा है गांव खांडा खेड़ी। अपना ही पड़ोसी है, अपना ही पड़ोसी। और हमें ज़्यादा ध्यान नहीं था फ़ोनों पे, लेकिन यूट्यूब पे निकालते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, पता लगा। तो मैं तो पास का ही काम है, बाज़ार में जाते जाते आते इनसे मिले तो देखा भाई वास्तव में कुछ है यहाँ। तो फिर धीरे धीरे आना जाना हो गया, इसके यहाँ के बारे में सब पता किया, प्रशिक्षण लिया 1-2 बार। और शुरू में घर के लिए जहर मुक्त खेती की मैंने, जैसे थोड़े ही एकड़ में कर पाया, आधा किले में 1 किले में। और धीरे धीरे पता लगा भाई वास्तव में इसमें जान बसी है पूरे इंसान की। अभी मेरे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, मैं पूरे 2.5 एकड़ ज़मीन में अब शुरू कर दिया है मैंने, और उसका फ़ायदा भी हमारे को मिल रहा है। हमने भी जी इसे मंदीप से जानकारी ली, भाई विक्रम से मिलवाए इसने, और मैं भी 2.5 एकड़ में अपनी कर रहे हैं। ये यहाँ पर पूरे के पूरे फार्म को देखते हैं, समझ रहे हैं। आप केमिकल फार्मिंग भी आपने देखी है, अभी जैविक खेती को आप कर रहे हैं अपने हाथों से। आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये कि यहाँ का बढ़िया इसका जहर मुक्त का खेती सबसे बढ़िया अच्छा है। कुल मिलाकर के जो किसान हैं, देश के किसान हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? छोटा बच्चा जब स्कूल में जावे उसका माँ बाप उसको कहता है पढ़ ले नहीं तो खेती करनी पड़ेगी, और वो ये सुनता पोस्ट ग्रेजुएशन तक चला जावे है, फलाना टेस्ट दिखड़ा टेस्ट पास कर लिया, उसके माँ बाप एक के बात कहते हैं भाई पढ़ ले नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। उस बेचारे के दिमाग में यह बात घर कर गई भाई यह खेती तो सब तक घटिया सौदा है, जे तो नहीं पढ़ा तो यह करनी पड़ेगी, जबकि है इसका उल्ट। खेती अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। आज के युवा को इसको समझ के, सीख के और पूरी मेहनत और लगन के साथ उतरना पड़ेगा। खेती जो और उद्योग धंधे हैं उनसे कहीं ज़्यादा मात्रा में आदमी को ऊपर ले जाएगी। सबसे पहले तो पहला सुख निरोगी काया, वो क्या देवेगा जी? बाजार में कबाड़ भरा पड़ा है। अगर हम खेती करांगे तो अन्न हमारा, सब्जियां हमारी, दूध घी हमारा, तो शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होगा। लेकिन ये सब करना शायद डेडिकेशन के साथ पड़ेगा, और ये जो डेडिकेशन है और समर्पण है, ये अगर रहेगा तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। नहीं तो जैसा उन्होंने कहा कि माँ बाप जब ये टोकते हैं कि नहीं तो खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो गोबर उठाना पड़ेगा, नहीं तो घास छीलनी पड़ेगी, ये कम से कम किसानों को, अपने बालकों को इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए श्रद्धा, समर्पण रखना जरूरी है। आप सिंधु को, मैं यहाँ से दूर से अगर आप देख पाएं, यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगाया गया है। जब मैंने पूछा कि ये लाउड स्पीकर क्यों लगाया गया है, तो उन्होंने बताया कि जो उनके खेत हैं, जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जो वहाँ पर गेहूं है, हल्दी है, इन सब को भजन सुनाते हैं। और उनका ऐसा अंडरस्टैंडिंग है
कि वो जब भजन सुनते हैं तो उनका भी मन उसी तरह से शांत होता है जैसे अच्छा संगीत सुनने से हमारा मन शांत होता है। ये जो समर्पण है, ये जो समझ है, ये जो डेडिकेशन है, ये जो पौधे के अंदर भी जीवंतता देखने का जो गुण है, अगर ये आपके अंदर है तो खेती आपके लिए है, और अगर आप उस दिशा में चलते हैं तो जाहिर तौर पर आप सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। और अगर आपने इस काम में कामयाबी हासिल की है तो मुझे ज़रूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।